नमस्कार दोस्तों, CEC के एडुसेट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की गद्य विधाओं की जो श्रृंखला चल रही है उस पर आगे बातचीत करते हुए एक नई गद्य विधा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी गद्य का उद्भव और विकास इसकी एक सुदीर्घ यात्रा है। आधुनिक युग जब से प्रारंभ होता है, जो मध्यकालीन साहित्य के बाद का दौर है, और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, तो ये जो चौथा चरण है, चौथा काल है, आधुनिक काल है। और इस आधुनिक काल में केवल काव्य विधा ही नहीं थी, काव्य विधा के साथ साथ गद्य विधाएं भी प्रारंभ हुई। खड़ी बोली हिंदी के आगमन से और अन्य अनेक गद्य विधाओं के आगमन से हिंदी भाषा और उसका साहित्य अत्यधिक समृद्ध और संपन्न होता चला गया। उसी श्रृंखला में हमने उपन्यास, कहानी, नाटक आदि अन्य महत्वपूर्ण विधाओं पर चर्चा की है, और अभी हमने आत्मकथा पर भी बातचीत की, जीवनी पर, आलोचना पर भी बात की। इसी तरह से आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी के संस्मरण और रेखा चित्र साहित्य पर। हिंदी के पास बहुत सारी विधाएं हैं। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हिंदी के रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने इन तमाम विधाओं को अपनी अनुभूति से बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति के माध्यम से संपन्न और समृद्ध किया है। तो आज हम संस्मरण और रेखा चित्र विधा पर बातचीत करने जा रहे हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि हमने बहुत बाल्यकाल से, बचपन से अपनी नानी, अपनी दादी से कुछ कहानियाँ सुनी हैं। तो वो कहानियाँ जो हमें याद रह जाती हैं, वो कहानियाँ जो हमारे मनोमस्तिष्क पर अंकित रह जाती हैं, फिर विरासत में उन कहानियों को हम आगे की पीढ़ी को बांटते चलते हैं। तो ये सारा जो चमत्कार है, यह होता है स्मृति पटल पर अंकित उन स्मृति बिंदुओं को पुनर्व्याख्यायित करने के माध्यम से। और व्याख्या करने या उन्हें सुनाने या उन्हें लिखने का यह सिलसिला जब हम प्रारंभ करते हैं, मौखिक और लिखित रूप में जब उन संस्मरणों को व्यक्त करते हैं, तो संस्मरणों को लिखते समय या बोलते समय जिस तरह की अभिव्यक्ति शैली को हम चुनते हैं, उसके माध्यम से हम देखते हैं कि शब्दों के कुछ इस तरह के चित्र उकर आते हैं, इस तरह के चित्र बनकर उभर कर आ जाते हैं। हमारे मनोमस्तिष्क पर एक बिंब सा, एक चित्र सा बन जाता है, एक परिदृश्य अंकित सा हो जाता है। वह रेखा चित्रात्मकता की विशेषता है। संस्मरण और रेखा चित्र ये परस्पर गुम्फित विधाएं हैं। इनमें बहुत सारी विशेषताएं, बहुत सारे गुण एक दूसरे की सीमा को लांघते हुए भी दिखाई देते हैं। क्योंकि जब हम रेखा चित्रात्मक लेखन करते हैं तो बहुत सारे संस्मरणों का सहयोग, उनकी मदद भी लेते हैं। हम याद करते हुए उनको शब्दबद्ध, फिर वाक्य संरचना में बद्ध करते हुए चलते हैं। इसी तरह जब हम संस्मरण लिखते हैं तो बहुत सारे संस्मरणों को जब हम अभिव्यक्त करते हैं मौखिक या लिखित रूप से, तो निश्चित रूप से उसमें वह चित्र विधान का सा बोध, कभी कभी चित्रकार जैसे श्वेत श्याम चित्र बनाता है, रंगीन चित्र बनाता है, तो साहित्य में शब्दों के माध्यम से जो वाक्य विन्यास तैयार होता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुख मुद्रा का, मुखारबिंद का, हाव भाव का, आंगिक चेष्टाओं का, या वस्त्र आभूषण का, चाल ढाल का, प्रकृति का, ये पूरा एक चित्र सा पढ़ने वाले के मनोमस्तिष्क पर अंकित हो जाता है, जैसे साक्षात वो पर्दे पर दिखाई दे रहा हो। इस तरह की अभिव्यक्ति शैली, इस तरह की अभिव्यक्ति कौशल की जो विशेषता है, वो रेखा चित्र और संस्मरण के माध्यम से हमारे सामने आती है। तो हिंदी साहित्य में जो प्रारंभिक काल था, जिसको हम भारतीय आधुनिक युग के प्रारंभिक काल में जिसको हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर इसी तरह से क्रमशः छायावादोत्तर युग और अलग अलग विधाओं में उनका विभाजन करते हुए चलते हैं, तो हम देखते हैं कि भारतेंदु युग में संस्मरणात्मक साहित्य लेखन और रेखा चित्रात्मक साहित्य लेखन की शुरुआत तो मिलती है, प्रारंभ तो होता है, लेकिन उस तरह से वो एक स्वतंत्र विधा के रूप में और एक लोकप्रिय विधा के रूप में स्थापित नहीं हो पाती। हालांकि
कहीं कहीं पत्र पत्रिकाओं में हम देख सकते हैं कि उनके कुछ बीज, कुछ अंश हमें दिखाई देते हैं, जो बाद में आगे चलकर सुधा या विशाल भारत या हंस आदि पत्रिकाओं में फिर बहुत मुखर हो जाता है। तो ये संस्मरणात्मक साहित्य लिखते समय जो लेखक है, जो संस्मरणकार है, वह किनको संस्मरण का या रेखाचित्र का विषय बनाता है, यह भी महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति या वह व्यक्तित्व जिनसे हम अभिभूत हुए हैं, जिनसे हम प्रभावित हुए हैं, जिनके जीवन की घटनाओं का हम बार बार स्मरण करते हैं, जो हमारे लिए प्रेरक रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसे भी लोग हो सकते हैं। और ऐसे भी व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं जिनकी जो उपेक्षित रहे हैं, जिनके प्रति समाज न्याय नहीं कर पाया है, जिनका जीवन अत्यधिक संघर्षशील रहा है, ऐसे भी लोग हमारे जीवन में आते हैं। हम घर में काम करने वाला या वाली जो स्त्री या पुरुष है, उनको भी रेखाचित्र और संस्मरण का पात्र बना सकते हैं। जैसा कि महादेवी वर्मा ने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया। हमारे कई सारे रेखाचित्र और संस्मरण जो हमने बहुत पहले पढ़े हैं, वो भी हमारे मनोमस्तिष्क पर आज भी उसी तरह जीवंत रूप में अंकित हैं। चाहे वो भक्तिन हो, बिबिया हो, या चीनी फेरी वाला हो, या इस तरह के तमाम जो महादेवी जी की लेखनी से निकले हैं, जो एक तरह से गीति गद्य के माध्यम से हमारे सामने आते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी की बात हम करें, जिनकी चर्चा अभी हम क्रमशः करेंगे, तो ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी हस्तियाँ, ऐसी पर्सनैलिटीज़ जिनको हम कहते हैं कि साहब जो हमें प्रभावित करती हैं अपनी सादगी से या अपने वैशिष्ट्य से, अपने कृत्य और कर्म से, अपने अवदान से, अपने संघर्ष से, अपनी सामना की गई चुनौतियों से, जो हमें याद रह जाते हैं, जो स्मरणीय हैं, ऐसी उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व, जीवन, कृतित्व आदि को जब हम याद करते हुए उसे एक निबंध की सी शैली में, एक निबंध के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये संस्मरण, ये रेखाचित्र कई प्रकार से लिखे जाते हैं। वह डायरी शैली में भी लिखा जाता है, वह विवरणात्मक शैली में भी लिखा जाता है, वह परिचयात्मक शैली में भी लिखा जाता है। ऐसी शैलियाँ भी बहुत सारी हो जाती हैं। तो ये जो संस्मरण और रेखाचित्र साहित्य है, यह एक स्वतंत्र विधा के रूप में लगभग तीसरे या चौथे दशक तक आते आते स्थापित हो जाता है। और महादेवी वर्मा का जब संस्पर्श मिलता है इन विधाओं को, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण विधा के रूप में हमारे सामने आती हैं। तो हिंदी साहित्य की ये दोनों जो संस्मरण और रेखाचित्र विधाएं हैं, ये एक दुर्लभ धरोहर है इस साहित्य के माध्यम से। क्योंकि भले ही इस पर हम अंग्रेज़ी में लिखे गए स्केचेस का या मेमायर्स जिनको हम कहते हैं, उनका प्रभाव हम देख सकते हैं। फ्रेंच में जो लिखे गए रेखाचित्र और संस्मरण हैं, उनका भी प्रभाव हम देख सकते हैं। वह एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जब इस तरह का साहित्य लिखना प्रारंभ किया, तो हमने राजनेताओं पर भी संस्मरण लिखे, देशभक्तों पर भी लिखे, कलाकारों पर भी लिखे, संगीतज्ञ हों, नृतज्ञ हों, या खिलाड़ी हों, या सिनेमाई व्यक्ति, अगर वो संपर्क में आए हैं कभी जीवन में, हमारे उनसे भेंट हुई है और हमें उनके घटनाक्रम, उनकी जीवन शैली को लेकर कुछ चीज़ें याद हैं जिनको हम बांटना चाहते हैं अपने पाठकों के साथ, तो उनको हम ध्यान में रखते हुए फिर उनके माध्यम से प्रकारांतर से परिवेश भी आ जाता है, देश काल भी आ जाता है, उसमें शामिल होता है, और बहुत सारे अनुत्तरित प्रश्न भी उसके साथ खड़े हो जाते हैं जिनकी तलाश हम करते हैं। तो इस तरह से यह जो संस्मरण और रेखाचित्र साहित्य है हिंदी का, ये बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य है और आज हम इसी पर बात प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गद्य विधाओं का आगमन जो है वो आधुनिक हिंदी की या आधुनिक काल की देन है। तो आधुनिक काल में आते आते जब हम उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, निबंध, आलोचना, जीवनी, आत्मकथा जैसी अनेक महत्वपूर्ण गद्य विधाओं को देखते हैं, तो हमें यह लगता है कि हिंदी गद्य के पास बहुत सारी विधाएं एक के बाद एक आती रही हैं, जुड़ती रही हैं, और अब नई नई विधाएं भी उसमें जुड़ती चली जा रही हैं।
अनुशासन जो क्षेत्र हैं विषय वैविध्य की दृष्टि से वह तो समृद्धि आ ही रही है, साथ साथ हम विधाओं में भी इस वृद्धि को देख पा रहे हैं। जैसे यात्रा वृत्तांत है, तो अगर कहीं की यात्रा की है देश विदेश की, और उस स्थान को लेकर, उस दृश्य को लेकर, उस घटना को लेकर, उस व्यक्ति को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो हम बांटना चाहते हैं, जो रोमांचक हैं, जो प्रेरक हैं, तो यात्रा साहित्य उस पर लिखा गया। इसी तरह से अगर कहीं किसी घटनाक्रम को हमने कहीं अकाल देख लिया, या कहीं भूकंप देख लिया, या कहीं भुखमरी देख ली, या कहीं लूट खसोट देख ली, तो उस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उसको हम रिपोर्टाज कहते हैं। हिंदी में उसके लिए, रिपोर्ट के लिए रिपोर्टाज शब्द है। साहित्यिक शब्द की दृष्टि से, अगर हम तकनीकी शब्द की दृष्टि से बात करें, तो उस पर जो रिपोर्ट लिखी जाती हैं वो भी बड़ी रोचक और बड़ी रोमांचक हो जाती हैं। जैसे रांगे राघव ने बंगाल के अकाल पर तूफानों के बीच एक रिपोर्टाज लिखा, जो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ने वाले को रोमांच होने लगता है, उसके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वो घटनाक्रम, वो दृश्य विधान पूरा आंखों के सामने से जैसे पर्दे से गुजरता है, उस तरह से गुजरता चला जाता है। एक एक दृश्य जो है वो आपको लंबे अवधि तक याद रहता है। तो ऐसी गद्य विधाओं में हम देखते हैं कि संस्मरण और रेखा चित्र दो महत्वपूर्ण विधाएं हमारे सामने आती हैं। उनकी एक सुदीर्घ परंपरा आज तक हमारे पास है, और लगातार आज भी हिंदी साहित्य के स्थापित रचनाकार, साहित्यकार इसमें इजाफा कर रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं। समय समय पर ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसी हस्तियों को, ऐसे कलाकारों को, ऐसे राजनेताओं को, ऐसे समाज सुधारकों को जब वो अनुभव करते हैं, देखते हैं अपने जीवन के साथ जोड़कर, तो उन पर संस्मरण और रेखाचित्र लिखते चलते हैं। तो ये संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक साहित्य जो है वह निरंतर गतिशील है, आज भी लिखा जा रहा है। अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने इन नई विधाओं के लेखन और सृजन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ये वो हिंदी के रचनाकार हैं जो स्थापित उपन्यासकार, नाटककार, कहानीकार रहे हैं, जो आलोचक भी रहे हैं, जो समीक्षक भी रहे हैं। उन्होंने इन विधाओं में भी अपना हस्तक्षेप किया है, लेखन किया है, और एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपनी जगह बनाई है। डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत, ज्ञान साहित्य लेखन, विज्ञान साहित्य लेखन, या भारतीय भाषाओं से और विदेशी भाषाओं से अनुवाद का लेखन, ये भी एक स्वतंत्र विधा के रूप में आज स्थापित हो गया है। अनुवाद एक सब्जेक्ट के रूप में भी स्थापित हो गया है। इतिहास, राजनीति, भूगोल, ललित कला, दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, धर्म, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत कला, चिकित्सा, विधि, वास्तुशास्त्र जो है, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, युद्ध शास्त्र, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें हिंदी का प्रवेश हुआ है। और उस तरह के साहित्य की एक अलग श्रेणी, एक अलग वर्ग भी बनता चला जा रहा है। उस तरह के साहित्य के लेखन का, उस तरह के साहित्य के अनुवाद का एक इतिहास अलग बनता चला जा रहा है। तो वह भी इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और विधा और विषय दोनों ही दृष्टियों से यह हिंदी साहित्य के लिए उपलब्धियां बन रही हैं। धीरे धीरे आगे चलकर पर्यावरण भी एक अनुशासन है, एक क्षेत्र है, और पर्यावरणीय साहित्य भी लिखा जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों को लेकर जो साहित्य लिखा जा रहा है वह आदिवासी विमर्श के रूप में भी हमारे सामने आ रहा है। इसी तरह दलित साहित्य एक अलग अनुशासन, एक अलग वर्ग, एक अलग विधा के रूप में, श्रेणी के रूप में आ रहा है। नारी विमर्श या स्त्री विमर्श को लेकर जो साहित्य लिखा जा रहा है स्त्री और पुरुष लेखकों द्वारा, वह भी एक अलग पहचान हमारे सामने बनाता चला जा रहा है। तो इस तरह हिंदी लेखन में ये नए नए एरिया, नए नए क्षेत्र जो हैं वो समाहित हो रहे हैं। आज प्रचुर मात्रा में गद्य लेखन जिस तरह से हो रहा है, उससे हिंदी विश्व के फलक पर स्थापित होती चली जा रही है। भले ही वो अनूदित रूप में हो या मौलिक लेखन के रूप में हो, तकनीकी साहित्य के रूप में हो या गैर तकनीकी साहित्य के रूप में, साहित्यिक रूप में हम उसे देख सकते हैं। गद्य की अनेक शैलियां भी इसी कारण धीरे धीरे विकसित होती चली जा रही हैं
किस तरह का साहित्य है, किस तरह की विधा है, उसी तरह की एक एक विधा के साथ अनेक अनेक शैलियाँ भी जुड़ती चली जा रही हैं। शैली का संबंध शील और स्वभाव से है और उसका संबंध रचनाकार से है। तो रचनाकार का व्यक्तित्व, उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति जैसी है या घटनाक्रम जैसा है या विषय वस्तु जैसी है, उसी तरह की शैली को भी फिर वो अपनाता चलता है। अगर खेल की दुनिया के ऊपर कोई रचनाकार लिख रहा है तो उसकी शैली, उसका शब्द चयन, उसकी भाषा उसी तरह की हो जाती है और होनी चाहिए भी। अगर विज्ञान पर लिख रहा है, अगर मनोरंजन के किसी क्षेत्र पर लिख रहा है, सिनेमा आदि के क्षेत्र पर लिख रहा है, तो शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग उसी तरह का फिर होता चला जाता है। संस्मरण और रेखाचित्र परस्पर मिलती जुलती किंतु दोनों महत्वपूर्ण विधाएं हैं। आज वर्तमान युग में इन दोनों विधाओं की प्रासंगिकता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ये जो मशीनी युग है इसमें याद रखने की वृत्ति जो है वो थोड़ी खतरे में दिखाई दे रही है। अब बच्चों को या हमारे युवाओं को अब कंप्यूटर और मोबाइल ने जो स्मृतियां हैं उनसे दूर कर दिया है। अब तो कैलकुलेटर से, कंप्यूटर से, मोबाइल से या इंटरनेट आदि से हम चीज़ों को तत्काल निकालते हैं और देख लेते हैं। पहले हम उसको याद रखते थे, सालों साल चीज़ें याद रहती थी, तो कहानियाँ भी याद रहती थी, व्यक्ति और व्यक्तित्व भी याद रहते थे, घटनाक्रम भी याद रहते थे। अब मशीन ने हमें एक तरह से अपाहिज सा बना दिया है। तो ये जो साहित्य है, संस्मरणात्मक साहित्य, रेखा चित्रात्मक साहित्य, ये वास्तव में वर्तमान समाज में अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक है। संस्मरण एक ऐसी विधा है जिसमें किसी स्मरणीय से मेरा अभिप्राय है जो स्मरण करने योग्य हो। यह ज़रूरी नहीं कि जिसको हम स्मरण करना चाहें वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। वो बड़े से मतलब यहाँ व्यक्तित्व बड़ा हो, सोच बड़ी हो, संघर्षशीलता बड़ी हो, कर्म क्षेत्र बड़ा हो, और सबसे बड़ी बात है कि जिजीविषा बड़ी हो। वह व्यक्ति कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, देश विदेश का भी हो सकता है। अगर वह अपने आचरण से, व्यवहार से, कर्म से हमें प्रभावित करता है, अभिभूत करता है, तो वह संस्मरण लेखन में शामिल हो सकता है। हमारा मन करता है, हमारा हृदय करता है एक साहित्यकार के रूप में कि हम उसको याद करें, उस पर संस्मरण लिखें। वह जीवित भी हो सकता है और मृत भी हो सकता है। तो संस्मरण लिखने के लिए व्यक्ति उस तरह की एक वृत्ति से जुड़ता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें वो एक एक करके परत दर परत उघेड़ता चलता है। तो ऐसे स्मरण करने योग्य व्यक्ति को याद करते हुए संस्मरण लेखक जब शब्दों और वाक्यों की संरचना से उसे व्यक्त करता है तो वह इतनी रोचक, इतनी प्रभावी बन जाती है रचना कि पढ़ने वाला उसे पढ़कर अभिभूत हो जाता है। उसके मनोमस्तिष्क पर उस व्यक्ति विशेष का एक चित्र अंकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जो संस्मरण लेखक के जीवन में आया था वह वस्तुतः हमारे जीवन में आ गया है। इस तरह की अभिव्यक्ति और इस तरह की शैली होती है कि जो दूरी है, बीच का जो अंतराल है वो समाप्त हो जाता है। हम उसे पढ़ते समय अपने सामने उपस्थित प्राय पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे सामने है वो व्यक्ति जिसको हम पढ़ रहे हैं। उस अभिव्यक्ति में भावावेश भी होता है, भावुकता भी होती है, संवेग भी होते हैं, संवेदना भी होती है। तो निश्चित रूप से एक आत्मीय रिश्ता, एक आत्मीय संबंध उस व्यक्ति विशेष से बन जाता है। ये संस्मरण की बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। जिस व्यक्ति या हस्ती को संस्मरण लेखक स्मरण करते हुए, याद करते हुए उस पर संस्मरण लिखता है, उसके जीवन, उसके व्यक्तित्व, उसकी गतिविधियाँ, उसके हाव भाव, उसके वस्त्र या वेशभूषा, वो कैसे कपड़े पहनता था, अब उन कपड़ों को भी, उन वस्त्रों को भी, उस पहनने की शैली को भी शब्दों के माध्यम से इस तरह से वो अंकित करता चलता है कि जैसे उसे वस्त्रों में पड़ने वाली सलवटें तक याद हैं, कहाँ किस तरह की माने उसकी वेशभूषा होती थी, उनको याद करता है। तो ऐसा लगता है जैसे साकार सामने वह चित्रित कर दी गई हो। यह जो
चित्रात्मकता उसमें शामिल हो जाती है, समाहित हो जाती है, यह उसे और सशक्त बनाती चलती है। उसके जीवन स्तर, उसके चारित्रिक वैशिष्ट्य, मान लीजिए उसकी प्रकृति कैसी है, वो हठीला व्यक्ति है, वो लचीला व्यक्ति है, वह स्वभाव से विनम्र है या कठोर है, वो सब भी चित्रित होता चलता है। ऐसे अनेक जीवन के अनेक पहलुओं को विचार करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उन्हें हृदय स्पर्शी रूप में, रोचक रोमांचक रूप में, प्रभावित करने वाले रूप में रचनाकार शब्दबद्ध करता है। हूबहू ऐसा लगता है जैसे कोई कैमरामैन, कोई फोटोग्राफर जो है वो चित्र उतार कर उकेर कर रख देता है, ऐसे ही ये जो संस्मरण लेखक है या रेखा चित्रकार है, उस शैली में उसे हमारे सामने प्रस्तुत करता है। रचनाकार ऐसे घटनाक्रमों को शब्दों में बांधता है या उतारता है जो स्मरणीय हैं और साथ साथ उल्लेखनीय भी हैं। हम केवल याद कर रहे हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ हम उनको शब्दबद्ध करके अन्य पाठकों को भी पढ़वाना चाहते हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि देखो ये व्यक्तित्व कैसा है, कैसा था। हम इसके बारे में, इसकी गुणवत्ता के बारे में, इसके वैशिष्ट्य के बारे में आपको अवगत कराना चाहते हैं। विशिष्ट, विचित्र और प्रेरक व्यक्तित्व या उसके कृत्यों और कार्यों को याद करते हुए, संस्मरण लिखते हुए लेखक भाषा के माध्यम से उसकी जीवनचर्या को, उसकी गतिविधियों को पठनीय बना देता है, बोधगम्य बना देता है। पाठक उसे आत्मसात कर लेता है, ऐसा लगता है जैसे वो विधिवत सशरीर प्रवेश कर गया है हमारे मनोमस्तिष्क में। यह खूबी संस्मरणात्मक और रेखा चित्रात्मक साहित्य में होती है। इसलिए बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्म रेखाओं के माध्यम से वह उन्हें अंकित करता है, चित्रित करता है। संस्मरणात्मक साहित्य का सृजन करते हुए रचनाकार स्वयं भी उसमें किसी न किसी रूप में शामिल हो जाता है। उसका मूल कारण यह है कि जिस पर हम संस्मरण और रेखाचित्र लिखते हैं, जिस व्यक्ति को केंद्र में रखकर लिखते हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा होता है। अगर हमारे जीवन का हिस्सा ना हो, हम उससे मिले ना हो, उससे हमारा आमने सामने साक्षात्कार ना हुआ हो, संपर्क ना हुआ हो और एक लंबा रिश्ता उसके साथ न निभाया हो, या बहुत छोटा रिश्ता भी हो सकता है और वो इतना महत्वपूर्ण और यादगार हो जाए कि हम उस पर संस्मरण लिख दें, तो ये प्रामाणिकता इसकी एक विशेषता बन जाती है कि हम उस व्यक्ति से मिले थे और ये अनुभव हमारे हैं जो हम इस रचना के माध्यम से बांटना चाहते हैं। रचनाकार किसी विषय विशेष या उद्देश्य विशेष को केंद्र में रखकर, कोई एक मुद्दा होता है जिसके कारण वो प्रेरित होता है संस्मरण या रेखाचित्र लिखने के लिए, और एक उद्देश्य भी होता है कि वो हिंदी जगत को या भाषा के पाठकों को वो इस संस्मरण और रेखाचित्र के माध्यम से देना क्या चाहता है, उसका प्रदेय क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर वह इस तरह के साहित्य का सृजन करता है। वह विषय और विषयी दोनों को लक्ष्य बनाकर लिखता है। विषय सब्जेक्ट है और विषयी ऑब्जेक्ट है, दोनों को ध्यान में रखकर वह लिखता है। तो स्वाभाविक है कि जब दोनों को केंद्र में रखकर वह लिखता है तो रचनाकार चाहकर भी तटस्थ नहीं रह पाता। इसलिए तटस्थता अपेक्षा हो सकती है, लेकिन तटस्थ रह नहीं सकता, क्योंकि जिससे हम अभिभूत हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, उसके उस गुणों को, उसके उस वैशिष्ट्य को हमें उजागर करना ही होता है। रेखा चित्रकार भी संस्मरण विधा की तरह ही किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, संदर्भ या घटनाक्रम आदि का विवरण विस्तार से देते हुए एक रेखा चित्र का निर्माण करता है। ये दोनों विधाएं ऐसी हैं जिनमें प्रामाणिकता, तथ्यात्मकता, यह तो गुण है ही, इसके बिना तो बात बन नहीं सकती, लेकिन जिसको हम कहते हैं कल्पना की रचनात्मक शक्ति, उसका भी बड़ा विधिवत प्रयोग यह रचनाकार करता है। तो जो इमेजिनेशन है, जो कल्पना शक्ति है, कल्पना में रंग भरने की जो कला है, कल्पना के माध्यम से पाठकों को
अभिभूत करने, प्रभावित करने की जो क्षमता है वह भी संस्मरण और रेखा चित्रकार के पास होती है, होनी चाहिए। रेखा चित्र में शब्दों की रेखाएं बनती चलती हैं, शब्द प्रति शब्द जुड़ते हैं। जैसे माला में एक एक मोती जुड़ता चला जाता है तो माला बनती चली जाती है। रेखा चित्र और संस्मरण में एक एक शब्द करीने से जब बनता है तो वाक्य विन्यास बनता है और वाक्य से फिर वो रचना का रूप स्वरूप तैयार होता चला जाता है। जिस तरह रेखा चित्रकार किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का उसकी विशेषताओं के साथ अंकन चित्रांकन करता है, उसी तरह साहित्य में शब्दों के प्रयोग से जीवंत रेखाएं उकेरी जाती हैं। एक आर्टिस्ट, एक कलाकार जो होता है, जो कैनवस पर चित्र बनाता है, ब्रश और रंग लेकर वो एक एक लाइन से उसे उकेरता है, ऐसे ही साहित्यकार जब रेखा चित्र तैयार करता है तो वो शब्दों को उपकरण बनाता है और शब्दों की तूलिका से फिर वो एक इस तरह का चित्र अंकित करता चला जाता है जो पठनीय होता है, लेकिन पठनीयता के साथ साथ आत्मसात करने के योग्य भी हो जाता है। उस वर्णनीय व्यक्ति, वस्तु की विशेषताएं जो उसे यानी रचनाकार को, संस्मरण या रेखा चित्रकार को प्रभावित करती हैं, उन सब को वह इस तरह से जीवंत और सजीव बनाकर चित्रित करता है कि पाठक जो है वह उनको बिल्कुल अपने समक्ष पाता है। दूरियां समाप्त हो जाती हैं, चाहे वो देश और काल की दूरियां हों, वो युगों की, समय की दूरियां हों, वो समाप्त हो जाती हैं। इन रेखा चित्रों को वह कभी श्वेत और श्याम बनाता है और कभी रंगों से भरकर और अधिक सुंदर, प्रभावी बना देता है। अतः ये दोनों विधाएं ऐसी हैं जिनमें विधिवत बहुत मोटी रेखा खींचकर अलग करना, अंतर करना संभवतः उतना सरल या सहज नहीं है। दोनों की विशेषताएं यानी संस्मरण और रेखा चित्र, इन दोनों में जो वैशिष्ट्य है, इनके दोनों के जो गुण हैं वो ओवरलैप करते हैं, वो एक दूसरे की बाउंड्री को, एक दूसरे की सीमा को लांघते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए संस्मरण रेखा चित्रात्मक हो जाता है और रेखा चित्र संस्मरणात्मक हो जाता है। कुछ जो गद्य विधाओं में परस्पर इस तरह के तात्विक विश्लेषण की बात जब हम करते हैं तो कुछ तत्व हैं जो सभी जगह हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिखे हैं या रेखा चित्रात्मक संस्मरण लिखे हैं। महादेवी वर्मा के बारे में ये बात अक्सर कही भी जाती है, रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में भी ये बात कही जाती है। बहुत सारे रचनाकारों ने इस तरह का, डॉक्टर नगेंद्र ने भी इस तरह की रचना लिखी है जो बहुत सुंदर है। इन दोनों विधाओं के स्वरूप पर विचार करते हुए अगर हम सैद्धांतिक दृष्टि से विचार करें तो इन दोनों विधाओं के स्वरूप पर विचार करते हुए बहुत से विचारकों ने, चिंतकों ने अपने अपने मत रखे हैं। साहित्यकार श्री बनारसी दास चतुर्वेदी, जिन्होंने ये दोनों तरह का साहित्य लिखा है, संस्मरण भी लिखे हैं खूब और रेखा चित्र भी लिखे हैं, और बनारसी दास चतुर्वेदी बहुत अच्छे रचनाकार इस फील्ड में, इस क्षेत्र में माने जाते हैं। तो उनका इसके सैद्धांतिक स्वरूप पर चिंतन करते हुए क्या मत है वो हम एक बार देखते हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने स्पष्ट लिखा है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है। वास्तव में ये बात ठीक है कि कहाँ पर हम एक वेलगाव की, एक अलग करने की रेखा डालें, ये कोई सहज सरल प्रतीत नहीं होता। हिंदी की सर्वश्रेष्ठ संस्मरण रेखाचित्र लेखिका के रूप में हम महादेवी वर्मा को जानते हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की बड़ी स्थापित, प्रतिष्ठित कवित्री हैं। छायावाद के जिन 4 आलोक स्तंभों की बात होती है उनमें प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। महादेवी का गद्य भी उतना ही प्रभावी है, उतना ही काव्यात्मक है, गीतात्मक है, जितना कि उनकी कविता का स्वरूप। तो उनका जो कवि मन है वो गद्य में भी शामिल हो जाता है। इसलिए जब वो
गद्य लिखती हैं, रेखाचित्र संस्मरण आदि लिखती हैं, तो निश्चित रूप से एक कवि मना भाव के साथ लिखती हैं। इसलिए उसको पढ़ते समय जैसे धारा प्रवाह गति से बहते चले जाते हैं पाठक, वह स्थिति रहती है। भाषा निश्चित रूप से बहुत ही क्लासिक लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, हिंदी का जो आभिजात्य रूप है और संस्कृत निष्ठ भाषा है। छायावादी कवियों की भाषा का यह वैशिष्ट्य जग जाहिर है कि उन्होंने भाषा के स्तर पर कोई समझौता नहीं किया, जबकि छायावाद जिस अपने से पहले की साहित्य धारा से संघर्ष करके निकला है, जो पारसी रंगमंचीय व्यवस्था से बाहर निकल कर आया है, तो उसके बावजूद उसने जनमानस को, उसकी अभिरुचि को इस भाषा की दृष्टि से बदला। तो महादेवी ने भाषा के स्तर पर कोई समझौता न कविता में किया न गद्य में किया। भाषा उसी तरह की आभिजात्य, उसी तरह की उच्च स्तरीय भाषा है। हिंदी के, अगर खड़ी बोली हिंदी के आदर्श रूप को देखना हो तो हम छायावादी भाषा की बात करते हैं। तो ऐसे में हिंदी की सर्वश्रेष्ठ संस्मरण रेखाचित्र लेखिका के रूप में महादेवी वर्मा को जब हम याद करते हैं, तो उन्होंने भी संस्मरणात्मक हिंदी साहित्य के विषय में या संस्मरणात्मक साहित्य के विषय में सैद्धांतिक दृष्टि से कुछ बातें कही हैं जो बहुत मार्गदर्शक हैं, प्रेरक हैं, और संस्मरण और रेखाचित्र लेखकों के लिए उन्होंने प्रतिमान का काम भी किया है। वो एक जगह लिखती हैं, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। ये आत्मस्वीकृति है कि मैं अपने को बाहर नहीं रख पाई हूँ, इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात, कितनी विलक्षण कल्पना वो करती हैं। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। उसके बाहर तो वे अनंत अंधकार के अंश मात्र हैं। परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। ये जो महादेवी वर्मा की भाषा शैली है, यह जो कल्पना का विलक्षण सौंदर्य है और यह जो चिंतन की एक अजस्र धारा है, यही उन्हें रचनाकारों में एक अलग पहचान देती है। तो व्यक्तित्व मेरा इन संस्मरणात्मक रेखाचित्रात्मक साहित्य में आ गया है, यह ठीक है, लेकिन उसका अस्तित्व, उसका महत्व क्या है, उसको कितनी तवज्जो दी गई है, देनी चाहिए, इसकी बात भी वो कहती हैं कि वो जो अभिव्यक्ति के जो अंगारे हैं वो शांत ना हो जाएं, इसलिए वो राख का जो अस्तित्व है वो केवल इतना है कि वह उन्हें संजो कर बचा कर रखती है। तो ये जो जिस तरह का उनका विज़न है, परिदृश्य है, सोच है, यह वास्तव में बड़ी है और इससे एक संस्मरणात्मक रेखाचित्रात्मक साहित्य में रचनाकार की भूमिका क्या होनी चाहिए, इसके संकेत भी हमें स्पष्ट रूप से मिलते हैं। आ जाता है वो व्यक्तित्व रचनाकार का, यह ठीक है, यह स्वाभाविक है, लेकिन कितना होना चाहिए, किस रूप में होना चाहिए और पाठक वर्ग उसे कितना ग्रहण करे, इस पर भी वो बात करती हैं। हिंदी में संस्मरण लेखन एक आधुनिक आत्मनिष्ठ विधा के रूप में ही विकसित हुआ है। एक आधुनिक आत्मनिष्ठ विधा, अपने पर केंद्रित करते हुए। यह हिंदी गद्य की एक ललित, कलात्मक और जीवनी परक विधा है। संस्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन के संपर्क में आए व्यक्ति या व्यक्तियों के, अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं, जैसे पथ के साथी महादेवी ने लिखी एक रचना जिसमें उनके जो साहित्यकार बंधु जो जीवन में जिनसे संपर्क हुआ, जिनसे परिचय हुआ, जिनसे आत्मीयता हुई, उनको याद करके उन पर बहुत सुंदर संस्मरणात्मक रेखाचित्र तैयार किए। तो एक या एकाधिक व्यक्ति हमारे जीवन में आते हैं और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो याद करने के योग्य ही नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते, जो हमारे मनोमस्तिष्क पर हर समय हर क्षण अंकित रहते हैं और हम उन्हें याद करते हुए आनंद की अनुभूति भी लेते हैं। तो
यह भी है, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। जैसे महादेवी ने बहुत सारे ऐसे चरित्रों पर रेखाचित्र और संस्मरण लिखे हैं जिन्होंने जीवन में संघर्ष क्या किया, कैसे किया, कहाँ से चले कहाँ पहुँचे, उनके जीवन में शामिल होना या उनके जीवन में कुछ समय के लिए आना उन्हें कैसे प्रभावित कर गया, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो संस्मरणकार अपने व्यक्तिगत जीवन के संपर्क में आए व्यक्ति या व्यक्तियों के विशिष्ट जीवन और पहलुओं को कथात्मक शैली में इस तरह शब्दबद्ध करता है कि वह सब स्मृति पटल पर पूरी तरह से चित्रित और अंकित हो जाते हैं। रचनाकार की अपने भी और पाठकों के भी अनुभूतियों और स्मृतियों को भी अंकित चित्रित करते हुए वह छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी रुचिकर तमाम घटनाओं को, तमाम बिंदुओं को जिन्हें वो संप्रेषित करना चाहता है, पाठकों से बांटना चाहता है, उन्हें वह इन रचनाओं में शामिल करता है। और जिन्हें वह उसमें शामिल करना उचित नहीं समझता उन्हें वह छोड़ भी देता है, क्योंकि साहित्य की भी अपनी एक मर्यादा, अपनी एक आचार संहिता होती है। संस्मरण लेखक अनेक प्रकार के संस्मरण लिखते रहे हैं, जिनमें आत्मकथात्मक संस्मरण भी हैं, जिसमें हम अपने को, अपनी जीवन की कथा को, संघर्षों को ही व्यक्त करना चाहते हैं। हमारा मुख्य जो बिंदु है, ध्यान है, वो उसी पर केंद्रित होता है। यात्रा वृत्तांत परक संस्मरण, कहीं यात्रा की, देश विदेश की, और उस पर हम संस्मरण लिख रहे हैं, तो संस्मरण लिखते हुए यात्रा वृत्तांत का जो वैशिष्ट्य है, जो गुण है, वह भी उसमें आने चाहिए। डायरी नुमा संस्मरण, डायरी लेखन भी एक तरह की विधात्मक जो एक विकास है डायरी लेखन का, वह भी एक शैली है, उसका भी एक अंदाज है। तो रचनाकार डायरी कब, क्यों, कैसे लिखता है, यह इसका भी एक अलग रूप है। तो डायरी नुमा संस्मरण भी लिखे जाते हैं। जीवनी परक संस्मरण, कुछ संस्मरण ऐसे लिखते हैं, इस तरह के लिखे जाते हैं जैसे हम किसी की जीवनी ही अंकित करते चले जा रहे हैं। श्रद्धांजलि परक संस्मरण, मान लीजिए कोई दिव्य, कोई महान व्यक्ति था और हम उसको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं, तो उसको याद करते हुए हम उसके लिए उसको केंद्र में रखकर एक संस्मरण लिख देते हैं, तो वो श्रद्धांजलि परक संस्मरण है। मूल्यांकन परक संस्मरण भी लिखे जाते हैं, किसी को मूल्यांकित करना, उसकी समीक्षा करना कि उसका प्रदेय क्या था, उसका अवदान क्या था, उसने क्या खोया और क्या पाया, आदि आदि, उसकी भूमिका क्या थी, समाज और राष्ट्र के लिए उसने क्या योगदान किया, ऐसे तमाम बिंदु हैं, और हमारे जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, आदि आदि, ये सारी चीज़ें जब उसमें आती हैं तो वह मूल्यांकन परक संस्मरणों के रूप में देखी जाती है। हिंदी संस्मरण साहित्य का जन्म भी अन्य अनेक अधुनातन और आधुनिक गद्य विधाओं की तरह पत्र पत्रिकाओं से ही शुरू हुआ। जैसा हमने आधुनिक काल के प्रारंभ में इस बात पर, इस विषय पर चर्चा की थी कि बहुत सारी साहित्यिक पत्रिकाओं की भूमिका हिंदी साहित्य के लिए अविस्मरणीय है, जिसमें चाहे वो छायावादी युग की पत्रिकाएं हों, उससे पहले भारतेंदु और द्विवेदी युग की पत्रिकाएं हों, सरस्वती की बात तो हम कर ही रहे हैं कि उसने बहुत काम किया है, चांद पत्रिका है, विशाल भारत पत्रिका है, या और ऐसी पत्रिकाएं जिसमें छायावादी कवि भी, और ये एक अच्छी बात है कि हिंदी के बड़े रचनाकार पत्रिकाओं के संपादक भी रहे, पत्र पत्रिकाओं के, वो पत्रकार भी रहे और रचनाकार भी रहे। आज तो पत्रकार और रचनाकार प्रायः अलग हो गए, कहीं बहुत कम इस तरह के व्यक्तित्व मिलते हैं जो बहुत बड़े साहित्यकार भी हैं और अच्छे पत्रकार भी हैं, लेकिन धीरे धीरे ये प्रोफेशनली एक अंतर, एक विलगाव दोनों में आता चला जा रहा है। तो पत्र पत्रिकाओं ने प्रारंभ में हिंदी संस्मरण साहित्य और रेखाचित्र साहित्य को प्रश्रय दिया, प्रोत्साहित किया, और रचनाकारों ने जो भी संस्मरण और रेखाचित्र लिखे उनको प्रकाशित करके जन सामान्य तक, पाठकों तक पहुंचाया। ऐसे संस्मरणात्मक साहित्य को प्रोत्साहित करने वाली पत्रिकाओं में प्रारंभ में, शुरू में सुधा पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका है, माधुरी है, चांद है, विशाल भारत है। ये वो पत्रिकाएं हैं जिन्होंने रचनाकारों द्वारा लिखे जा रहे
किसी भी तरह के जो संस्मरण और रेखाचित्रात्मक साहित्य है उनको प्रकाशित करने का काम किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। हिंदी का प्रथम संस्मरण, हालांकि ये कोई निर्विवाद नहीं हो सकता क्योंकि कब पहला और किसने लिखा नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः 1907 में बाबू बालमुकुंद गुप्त ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र को केंद्र में रखकर, यानी उन पर एक संस्मरण लिखा था, उसी को हिंदी का पहला संस्मरण माना जाता है। कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को और कुछ विद्वान सत्यदेव परिव्राजक को हिंदी का पहला संस्मरण लेखक भी मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जिसकी चर्चा हम आत्मकथा वाले प्रकरण में कर चुके हैं, इसमें उन्होंने अपनी संस्मरणात्मक प्रतिभा का भी परिचय दिया है। विधा के रूप में वो आत्मकथा है, लेकिन कुछ आप बीती कुछ जग बीती स्वाभाविक है कि ऐसी घटनाओं, ऐसे प्रसंगों को वो याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो वह संस्मरण का हिस्सा बन जाता है। तो संस्मरण परक जो प्रतिभा है उसका परिचय हमें भारतेंदु की इस आत्मकथात्मक कृति में या रचना में मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से सरस्वती पत्रिका में अनेक संस्मरणात्मक लेख प्रकाशित हुए, संस्मरणात्मक जीवनियाँ भी प्रकाशित हुई, और उन्होंने भी इस क्षेत्र में, इस विधा के विकास में स्तुत्य अवदान किया, योगदान किया। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों को अगर हम स्मरण करें तो बहुत बड़ी संख्या में संस्मरण लिखे जा रहे हैं, लिखे गए। भारतेंदु युग से आज तक अगर हम देखें तो सैकड़ों संस्मरणकार हमें मिलेंगे, लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध हुए, प्रतिष्ठित हुए, लोकप्रिय हुए, अगर उनमें से कुछ के नाम हम लेना चाहें तो हम कह सकते हैं स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, हेमचंद्र जोशी, पंडित पद्म सिंह शर्मा, पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी, पंडित श्री राम शर्मा, ये जो शिकार साहित्य के कारण जिनकी पहचान अलग बनी वही श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा जो छायावादी कवित्री रही हैं, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, पंडित राम वृक्ष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, राहुल सांकृत्यायन, सेठ गोविंद दास, इलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर नगेंद्र, भदंतानंद कोसल्यायन और इसी तरह विष्णु प्रभाकर आदि, और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। ये सब वो लोग हैं जो समय समय पर प्रेरक, संस्मरण साहित्य, रेखाचित्र साहित्य ये लिखते रहे और इस साहित्य श्रृंखला को, धारा को समृद्ध और संपन्न करते रहे। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण संस्मरणात्मक रेखाचित्र साहित्य हमें दिया है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ऐसे बहुत सारे अन्य साहित्यकारों के नाम भी लिए जा सकते हैं। हिंदी के संस्मरण लेखन की परंपरा को इन समस्त रचनाकारों ने जो शक्ति प्रदान की, जो बल दिया, उससे यह एक निर्विवाद स्थापित स्वतंत्र विधा बन गई। इनको हम दो विधाओं के रूप में भी देख सकते हैं और इनको गुम्फित, परस्पर गुम्फित एक विधा के रूप में भी देख सकते हैं। वैसे सामान्यतः हम संस्मरण को अलग और रेखाचित्र को अलग देखते हैं। ये अलग बात है कि दोनों के गुण एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। इन संस्मरणकारों ने देश विदेश की यात्राओं से संबंधित अनेक संस्मरण लिखे। ये संस्मरण सजीव, भाव प्रधान और प्रभावी बन गए। अमेरिका की यात्रा, फ्रांस की यात्रा या विश्व के अन्य अनेक देशों की यात्राएं जब रचनाकारों ने, साहित्यकारों ने की, तो उन्हें वो शब्द श्रृंखलाओं में बांधकर सुपठ्य रूप में एक रचना की विधा के रूप में, गद्य विधा के रूप में प्रस्तुत करते चले गए, तो वो संस्मरण या रेखाचित्र के रूप में हमारे सामने आता चला गया। ये संस्मरण नितांत साहित्यिक बनकर हमारे सामने आए हैं। ये संस्मरण ऐसी किंवदंती के रूप में या
मुख्य कथा के रूप में, इस रूप में नहीं, इनका एक साहित्यिक स्वरूप उभर कर आया। जिस तरह की भाषा, जिस तरह की शैली, जिस तरह की कल्पना शक्ति, जिस तरह का अभिव्यक्ति सामर्थ्य इसमें दिखाई देता है, और प्रस्तुति का या अंदाज का जो एक अनोखापन, एक अनूठापन दिखाई देता है, उसने इन सबको साहित्यिक जामा पहना दिया। पद्म सिंह शर्मा ने अनेक साहित्यकारों के साथ जो समय बिताया, जो रिश्ता उनके साथ उनका बना या निभाया, उन स्मृतियों को वो भाव भरे शब्दों में एक के बाद एक क्रमशः चित्रित करते चले जाते हैं। आपका महाकवि अकबर इलाहाबादी विषयक संस्मरण, महाकवि अकबर इलाहाबादी विषयक संस्मरण अत्यधिक रोचक, सुपठ्य और चर्चित रहा। ये महाकवि अकबर इलाहाबादी विषयक एक संस्मरण उन्होंने लिखा था, जिसको आज भी लोग अगर मिलता है तो पढ़कर बड़े आनंदित होते हैं। श्री नारायण चतुर्वेदी ने मनोरंजक संस्मरण शीर्षक से बहुत ही महत्वपूर्ण और विनोदपूर्ण संस्मरण लिखे। ये संस्मरण सूचना प्रधान तो थे ही, रोचक और उत्कृष्ट संस्मरणों के रूप में एक महत्वपूर्ण विधा बनकर हमारे सामने आए। बनारसीदास चतुर्वेदी जाने माने और समर्पित संस्मरण लेखक बनकर उभरे। आपने अनेक संस्मरण लिखे, जिनमें बड़े बड़े महापुरुषों पर भी संस्मरण लिखे। चतुर्वेदी जी की प्रेरणा से तो हिंदी में प्रमुख संस्मरण संग्रह भी प्रकाशित हुए। बहुत सारे संस्मरण संग्रह, इनका संपादन उन्होंने किया और एक मार्ग प्रशस्त किया अन्य संस्मरण लेखकों के लिए कि यदि वो संस्मरण लिख रहे हैं तो उसे पुस्तकाकार रूप में संग्रह कर संचय कर वो उसको प्रकाशित कर सकते हैं। पंडित श्रीराम शर्मा ने शिकार साहित्य संबंधी बहुत सारे निजी अनुभवों को केंद्र में रखकर प्रभावी संस्करण लिखे। हम जानते हैं कि शिकार को केंद्र में रखकर जो साहित्य लिखा गया वो बड़ा रोचक, रोमांचक बना, बड़ा अभिभूत करने वाला, बार बार जिज्ञासा पैदा करने वाला, रोमांच पैदा करने वाला बना। तो उन्होंने उन अनुभवों को याद करके, जब कभी वो शिकार करने जाते थे और उनको ध्यान में रखकर जब वो लिखते थे, तो निश्चित रूप से वो एक तरह से जिज्ञासा परक साहित्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो उन्होंने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। महादेवी वर्मा ने हिंदी संस्मरण लेखन को एक तरह से जीवन रेखा ही प्रदान की। अतीत के चलचित्र जो सन 1941 में हमारे सामने आई, अतीत के चलचित्र बड़ी दुर्लभ, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। महादेवी जी की पहली संस्मरणात्मक, मर्मस्पर्शी और भाव संबलित रचना है। इसी तरह उनकी रचनाओं में स्मृति की रेखाएं जो 1947 में लिखी गई, श्रृंखला की कड़ियां तथा मेरा परिवार जो 1972 में लिखी गई, और पथ के साथी जो 1956 में लिखी गई, ये इस तरह की रचनाएं हैं जिनसे महादेवी वर्मा ने अपनी एक अलग छवि, एक अलग पहचान, एक उत्कृष्ट गद्यकार के रूप में, खड़ी बोली पर पूर्ण अधिकार संपन्न लेखिका के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई। उनकी लेखन कला, उनकी संस्मरणात्मक सूझबूझ या बोध, उनकी भाषा शैली और उससे जुड़ी हुई अपार विशेषताएं, ये सब की सब पाठक के समक्ष उभर कर आ जाती हैं। जब हम इन रचनाओं में से किसी एक भी रचना को पढ़ते हैं, किसी एक भी संस्मरण या रेखा चित्र को पढ़ते हैं, तो साक्षात हमारे सामने उभर कर वो चीज़ें आ जाती हैं। महादेवी जी के अपने जीवन संदर्भ प्रकारांतर से इनमें शामिल होते हैं। जैसे पक्षियों को लेकर, पशुओं को लेकर जब वो लिखती हैं तो निश्चित ही उनकी जो संवेदनात्मक अनुभूतियाँ हैं वो भी उसके साथ आ जाती हैं। कोमलता, भावुकता, माधुर्य, चित्रात्मकता, ध्वन्यात्मकता और अपेक्षा के अनुसार लाक्षणिकता आदि, ये तमाम वो गुण हैं जिनका रचनात्मक उपयोग महादेवी वर्मा ने अपने संस्मरणात्मक और रेखाचित्र साहित्य में किया है, और इसीलिए यह साहित्य दुर्लभ बन गया है, यह साहित्य विलक्षण बन गया है। हिंदी साहित्य को इस संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक साहित्य पर गर्व है। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के बहुत सारे संस्मरण और संस्मरणात्मक संग्रह प्रकाश में आए, जिनमें
सावनी सभा, टूटा तारा, सूरदास, नारी क्या एक पहेली, पूरब और पश्चिम, हवेली की झोंपड़ी, देव और दानव, वे और हम, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जो उल्लेखनीय हैं। और राधिका रमण प्रसाद सिंह का भी हिंदी गद्य लेखन में, हिंदी साहित्य लेखन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो उन्होंने भी इस तरह के संग्रहों का एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण किया, जो निश्चित रूप से प्रशंसनीय और स्तुत्य है। आधुनिक युग के प्रारंभ में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सारे संस्मरण लिखे, खुद भी लिखे। द्विवेदी जी, जैसा हम पहले चर्चा कर चुके हैं, सरस्वती पत्रिका के संपादन के माध्यम से खड़ी बोली के उत्थान का जो अभियान उन्होंने चलाया था और लेखकों को खड़ी बोली में लिखने की जो शिक्षा दी थी, जिसको हम मध्यकाल में केशववादी कवियों को, आचार्यों को हम कवि शिक्षक के रूप में देखते हैं, तो इन्होंने एक तरह से लेखक शिक्षक की भूमिका निभाई थी। कैसे कविता लिखनी है, कैसे कहानी लिखनी है, कैसे निबंध लिखने हैं, कैसे संस्मरण या रेखाचित्र लिखने हैं, यात्रा वृत्तांत लिखने हैं, इनकी प्रेरणा दी, इनकी शिक्षा दी, उन्हें प्रोत्साहित किया। और अगर उनके लेखन में कहीं कोई त्रुटि, कोई कमी थी तो उसका संशोधन, संपादन किया, उन्हें प्रकाशित भी किया और लेखक को लेखकीय विषय भी दिए, सब्जेक्ट भी दिए कि इन विषयों पर लिखो, इनकी रेलेवेंस, इनकी प्रासंगिकता आज के युग में ज़्यादा है, तो वह काम भी किया। इसलिए वस्तुतः एक शिक्षक की भूमिका द्विवेदी जी ने निभाई। हालांकि एक नेतृत्व उन्होंने जो दिया वह वास्तव में विलक्षण है। तो द्विवेदी जी ने भी बहुत सारे संस्मरण प्रारंभ में लिखे, जैसे सन 1905 में अनुमोदन का अंत, 1907 में सभा की सभ्यता, 1918 में विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर आदि। ये सब वो संस्मरण हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं लिखे हैं और जो स्मरणीय हैं, स्तुत्य हैं और लोकप्रिय हैं, उनकी ख्याति है। इसी तरह सरस्वती पत्रिका, जिसका संपादन बाबू श्याम सुंदर दास ने शुरू किया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने फिर उसके संपादन में एक लंबी भूमिका निभाई और सरस्वती पत्रिका को जो साहित्यिक गौरव प्रदान किया, जो गरिमा प्रदान की, वह हम सब जानते हैं। आज भी सरस्वती पत्रिका के उस अवदान को खड़ी बोली हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। तो सरस्वती पत्रिका में सन 1918 में, अगर हम 1907 से प्रारंभ करें तो सन 1907 में इंग्लैंड के देहात में यह एक शीर्षक है जो संस्मरण है, महाराज बनारस का कुआं। इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं, ये जो इस तरह का साहित्य सरस्वती पत्रिका के माध्यम से आ रहा था, जिसमें संस्मरण, रेखाचित्र आदि ये विकसित हो रहे थे। इसी तरह 1908 में लंदन का फाग या कोहरा, 1909 में मेरी नई दुनिया संबंधी राम कहानी, या सन 1912 या 13 में वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिवोत्सव और 1913 में मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, 1918 में इधर उधर की बातें, इस तरह के तमाम संस्मरण लिखे जाते रहे। तो भारतेंदु और द्विवेदी युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से संस्मरण लेखन को जिस तरह से रचनाकारों ने आत्मसात किया, अपनाया, आगे बढ़ाया, वह निश्चित ही प्रशंसनीय है, स्तुत्य है और उसके माध्यम से यह विकास निरंतर क्रमशः होता चला गया। तो मित्रों, प्रथम चरण में संस्मरणात्मक और रेखाचित्रात्मक साहित्य पर जो चर्चा हमने की, इसको आगे हम कल फिर जारी रखेंगे और देखेंगे कि इसके बाद जो संस्मरण और रेखाचित्र लिखे गए वह कौन से थे, रचनाकार कौन से थे, उन्होंने विषय वस्तु और शैली के स्तर पर क्या वैविध्य अपनाया, इसकी चर्चा फिर आने वाले समय में हम कल के श्रृंखला में करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।